नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्रा और इस वक्त G20 की फाइनेंस ट्रैक के डेप्यूटीज की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ वित्त मंत्री आज हैं मुंबई में, वो ग्लोबल फिनटेक समिट में हिस्सा लेंगी, अपना संबोधन देंगी, उस पर हमारी रहेगी नजर। आपको बताएंगे कि जापान को क्यों चाइना पर इस वक्त गुस्सा आ रहा है, लेकिन कारोबार की तमाम जो खबरें हैं कारोबार जगत की, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइंस पर नजर डालते हैं। जकार्ता में 45वां आसियान शिखर सम्मेलन आज से शुरू। प्रधानमंत्री बुधवार को होंगे रवाना ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग से की मुलाकात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं और स्किलिंग पर की चर्चा। चीन के द्वारा सी फूड बैन किए जाने के फैसले के खिलाफ जापान पहुंचा WTO। कहा फैसला नामंजूर, जल्दी फैसला वापस ले चीन। और कल की शानदार तेजी के बाद आज शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी फायदे के साथ खुले। जैसा कि आपको पता है कि जकार्ता में आसियान समिट की शुरुआत हो चुकी है, वो है आज का हमारा फोकस, बड़ा फोकस। साथ ही हमारी निगाह रहेगी G20 डेप्यूटी फाइनेंस, जो कि 9:30 बजे नई दिल्ली में शुरू हो रही है। वो बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट, शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक की जो बैठकें हैं उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर बाद यानी करीब 10 बजे वित्त मंत्री मुंबई में होंगी और फिनटेक समिट को संबोधित करेंगी। उस पर भी हम आपको लगातार खबरें देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजारों से और शेयर बाजार में क्या कुछ हुआ है उसकी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट निफ्टी से हमें संकेत मिले थे कि ये बेहतर शुरुआत हो सकती है आज बाजारों के, और यही वजह है कि आज हमें सेंसेक्स और निफ्टी फायदे के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में तेजी का रुख हमें देखने को मिला। इस वक्त देखें तो निफ्टी 18 अंक ऊपर और सेंसेक्स करीब 34 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपसे थोड़ी देर पहले का ये गिफ्ट निफ्टी का फिगर आप इस वक्त आपके सेंसेक्स के फिगर्स पर जाएं, 50 अंक ऊपर 65,678 का स्तर, ये ओपनिंग सेंसेक्स की आज ओपनिंग बेल में हमें दिखाई दी स्पष्ट तौर पर। और इस वक्त देखें तो बैंक आईटी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप इस वक्त आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब आधे फीसदी से ज़्यादा की बढ़त आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखाई दे रहा है। निफ्टी 10 अंक ऊपर, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन एक फ्लैट शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। इस वक्त हम देखें जहां पर वो शेयर्स जहां पर हमें थोड़ी सी तेज़ी का रुख दिखाई दे रहा है वो उन पर निगाह डालते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं टॉप गेनर्स आज के। टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और पावर ग्रिड, ये कुछ कंपनीज जहां पर इस वक्त जो निवेशक हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। टाइटन 1% से ज़्यादा बढ़ता हुआ आपकी स्क्रीन पर। लूजर्स की बात करें तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और भारती एयरटेल में इस वक्त आपको गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि मेटल इंडेक्स कल ऑल टाइम हाई पे नजर आए थे, जिसके बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर नजर आ रही है। टाटा स्टील में करीब 1% की गिरावट, JSW स्टील में भी 1% की गिरावट, आधी फीसदी भारती एयरटेल, HCL टेक में और इन्फोसिस में भी आधे फीसदी की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से हमने देखा कि बाजारों में जो उतार और चढ़ाव का जो सिलसिला लगातार चल रहा था, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाजार अब संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट अपडेट्स में अब आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि जो दुनिया भर के बाजार हैं वो किस तरह से कारोबार करते दिखाई दिए। कल के बंदी का भाव डाउ जोन्स 16 अंक नीचे, S&P 500 8 अंक ऊपर और नैस्डैक में सिर्फ 3 अंकों की गिरावट दिखाई दी। बहुत ज़्यादा हलचल अमेरिकी बाजारों में दिखाई नहीं दी और उसकी वजह से हमें आज एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अपटिक भारतीय बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। यूरोपियन बाजारों में भी हल्की नरमी के संकेत और वहाँ के अर्थव्यवस्था को लेकर के जो चिंताएं हैं वो रिफ्लेक्ट होती हुई वहाँ के स्टॉक मार्केट पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो लगातार $85 से ऊपर बनी हुई हैं अमेरिकी WTI क्रूड के लिए। और अगर भारत के क्रूड जो कि ब्रेंट क्रूड की बात करें वहाँ पर भी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। एशियाई बाज़ारों में काफ़ी फ्लैट कारोबार, यहाँ पे हैंगसेंग में काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है।
जापान के बाजार भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉस्पी यानी कोरिया का बाजार भी दबाव में नजर आ रहा है। बावजूद इसके भारतीय बाजार थोड़ा सा बेहतर खुलते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरह से हमने क्रूड ऑयल की बात की शुरुआत में, 88 का स्तर दिखाई दे रहा है, 88.95। ये मेरे ख्याल से 2023 का सबसे उच्चतम स्तर होगा, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं वो भारत में बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसलिए क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहती है। और अमेरिकी पॉपुलर प्रोसेसर कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत की जो क्षमता है उसके बारे में विस्तार से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के साथ बैठक हुई। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत की समृद्ध संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी लिखा कि जेनसेन हुआंग ने इस क्षेत्र में भारत के प्रगति की सराहना की है। और अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से खर्च संबंधी ब्यौरा मांगा है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव की वजह से अंतरिम बजट पेश किया जाना है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से पिछले 3 सप्ताह के दौरान थोक बाजार में 36,250 टन प्याज मौजूदा दरों पर बिक्री के लिए जारी कर दिया है। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। एसबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर अब यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी है। एसबीआई बैंक के ग्राहकों को डिजिटल तौर पर पेमेंट करने में आसानी होगी। सरकार सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से तत्काल ऋण देने की व्यवस्था में तेजी लाएगी, और इसका विस्तार सभी कारोबारियों के लिए किया जाएगा। जेम के माध्यम से सभी विक्रेताओं को कम ब्याज दरों पर ऑर्डर्स की मंजूरी के समय बिना किसी जमानत के लोन मिल सकेगा। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए देश के शिक्षा मंत्रालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ 3 साल की साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत मेटा के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर 7 क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल मार्केटिंग के कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। बैंक अब अपने उपभोक्ताओं को यूपीआई अकाउंट पर भी लोन की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसी साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक ने इस सुविधा को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। घरेलू और विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसकी वजह से बीते कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 315 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। ये अब तक का उच्चतम स्तर है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में $30 लाख का निवेश करने जा रही है। कंपनी के अनुसार ये निवेश नेचर बेस्ड प्रोजेक्ट में होगा। कंपनी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मदद लेगी और वाइल्ड कार्बन प्रोजेक्ट से किसानों को औषधीय पेड़ लगाने में मदद मिलेगी। देश में बिजली की खपत अगस्त महीने में सालाना आधार पर 16% से अधिक बढ़कर 151.66 अरब यूनिट पर पहुंच गई। उमस भरे मौसम के दौरान एयर कंडीशन जैसे उपकरणों के अधिक उपयोग की वजह से बिजली की खपत में बढ़त देखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर विनय तोनसे हो सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने विनय एम तोनसे को एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। इकोनॉमी टुडे में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो वक्त होगा आज के फोकस का, और आज के फोकस के लिए आपको सीधे लिए चलेंगे हम जकार्ता, जहां से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह। बताएंगे आपको आसियान भारत शिखर सम्मेलन से क्या है उम्मीद है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया की यात्रा पर बुधवार को रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो के आमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान मोदी 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 7 सितंबर को भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी अपना वक्तव्य देंगे। ये वर्ष 2022 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। इसमें द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से विमर्श किया जाएगा और भावी सहयोग का एजेंडा तय किया जाएगा। जबकि ईस्ट एशिया सम्मेलन में भारत उन 8 देशों के साथ शामिल होगा जिसे आसियान देशों ने अपना रणनीतिक साझेदार तय किया है। इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खास चर्चा होने की उम्मीद है। चर्चा में ग्लोबल साउथ के हितों की भी चर्चा हो सकती है। आपको बताएं कि आसियान के कई सदस्य देश G20 का भी हिस्सा हैं और आसियान सम्मेलन में भारत में G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आयोजन किया जा रहा है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के भी प्रधानमंत्री भारत का पक्ष रख सकते हैं। तो इस वक्त आपको बताएं कि जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आसियान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता क्या है। आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2010 में हमने गुड्स में यानी वस्तुओं में आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद चर्चा चली सर्विसेज में और सर्विसेज को लेकर के 5 साल चर्चा होने के बाद 2015 में हमने सर्विसेज में भी नेगोशिएशन को ख़त्म किया और उनके साथ सर्विसेज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों ही क्षेत्रों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ब्लॉक बन गया। लेकिन भारत को इसका फ़ायदा मिला या नहीं? अब की स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये जो ट्रेड समझौता हुआ उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा भारत को नहीं मिला। हमारे साथ आर्यन प्रताप सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता जकार्ता से सीधे जुड़ चुके हैं। आर्यन जी बहुत धन्यवाद। ये जो वैश्विक मंच होते हैं उनमें कुछ न कुछ मुद्दे ज़रूर हावी होते हैं। इस बार आपको जो आसियान समिट है, इंडिया आसियान समिट है, ईस्ट एशिया समिट है, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं जकार्ता में? नमस्कार आनंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शुक्रिया अजय। और जी आनंद जी अजय, मैं आपको सुन पा रहा हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी मुश्किल हो रही है आपकी आवाज हमसे पहुंचने में। हम कोशिश कर रहे हैं अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपसे संपर्क हो पाए। हम आपसे यही समझना चाह रहे थे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार आसियान शिखर सम्मेलन में और जिसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा उन दोनों ही सम्मेलनों में कुछ बड़े तौर पर सामने आ सकते हैं। अजय, हम सब जानते हैं कि कोविड के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी को लेकर सभी देश बहुत चुनौतियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, ये सबसे बड़ा मसला है। और इस मसले को लेकर भी लगातार सभी देश अपने अपने कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आसियान देश, जो कि 10 देशों का एक संगठन है, उनके माध्यम से ये प्रयास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आसियान शिखर सम्मेलन या फिर आसियान भारत शिखर सम्मेलन हो, इससे बात होती नजर आएगी। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र की तरफ काम किया जाए, साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्थिरता शांति को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। और एक सबसे बड़ा मसला है कि कोविड की वजह से दुनिया भर में वर्ल्ड चेन सप्लाई में डिसरप्शन एक तरीके से देखने को मिला था। ये भी कहीं ना कहीं एक मसला और मुद्दा रह सकता है। मसलों पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा रक्षा, सुरक्षा और जैसे अन्य मसले जो हैं उन पे कॉपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन फोकस इस बात पे होगा कि इकोनॉमिक ग्लोबल रिकवरी को लेकर कैसे प्रयासों को मिलकर तेज किया जाए, ताकि एक जिस चुनौतियों से दुनिया इस वक्त जूझ रही है उससे आगे बढ़कर निपटा जा सके। और उस दिशा में ये जो पूरा फोरम है, ये जो पूरा मंच है, यहां पर बात होती नजर आएगी तमाम मसलों को लेकर। अजय
जी आनंद, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि प्रधानमंत्री जो ईस्ट एशिया समिट है और जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन है, उनमें कौन से मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकते हैं, वहां पर कौन से मुद्दे हावी होते हुए आपको दिख रहे हैं? अब भारत के लिहाज से अगर यहां बात की जाए तो 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत समिट में हिस्सा लेंगे और ईस्ट एशिया समिट में, जिसका जिक्र आपने अभी अजय किया है, सबसे महत्वपूर्ण आसियान देशों के साथ में है, क्योंकि भारत का एक कंप्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन आसियान देशों के साथ में है। लेकिन 2010 में ये पहले गुड्स को लेकर शुरू हुआ था, 2015 में फिर इसमें सर्विसेज को जोड़ने के बाद ये तरीके से दौर वहां तक पहुंचा है। तो चलिए नरेंद्र, शुक्रिया आपका जकार्ता से वक्त देने के लिए। थोड़ी सी जो मुश्किलें हो रही थी, हम तक संपर्क हम आपसे नहीं कर पाए, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे और दर्शकों से भी क्षमा याचना के साथ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, तो दूसरी और भी खबरें हैं G20 शिखर सम्मेलन से। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. एक दिसंबर 2022 भारत ने G20 की अध्यक्षता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोनॉमी टुडे में, और अब हम बात करेंगे G20 के शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों की। हरियाणा के नूंह में रविवार को शुरू हुई G20 शुरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई और कई अहम विषयों पर सहमति भी बनी। इसमें क्या कुछ खास रहा, आइए जानते हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। हरियाणा के मेवात में हो रही चौथी शेरपा मीटिंग जो G20 समिट से जस्ट पहले हो रही है, उसका आज दूसरा दिन था। नेगोशिएशंस में क्या हुआ, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत। सर, ये बताइए कि नेगोशिएशन, सबसे पहले ये बताइए कि किस स्टेज पर पहुंची हैं, कैसे चल रही हैं नेगोशिएशंस, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं लीडर्स समिट में। नहीं, देखिए, बड़ी ज़बरदस्त नेगोशिएशन चल रही हैं। सुबह शुरू होती हैं, रात भर चलती हैं। ये 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती हैं नॉन स्टॉप, और 24 घंटे चल रही हैं। और हर शब्द के पीछे लड़ाई होती है, हर शब्द के पीछे चर्चा होती है, पर सबने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है। और सबका व्यू ये है कि हम सबको कंसेंसस पे आना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस हैं, पर हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि कंसेंसस बन के उभरे, जो कि पूरी दुनिया को आगे ले चले। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों पर सहमति बन पाई है अभी तक? देखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा चीज़ों पर सहमति बन पाई है। 1-2 इश्यूज रह गए हैं, एक क्लाइमेट का, एक जियोपॉलिटिक्स का इशू, उस पर चर्चा चल रही है। बाकी सब चीज़ों पर हमारा सहमति बन गई है और वो हम लीडर्स के आगे ले जाएंगे और लीडर्स फिर उसको एक्सेप्ट करेंंगे। मेरा आखिरी सवाल शेरपा कांत, जब 1 साल पहले भारत ने G20 की अध्यक्षता ली, मैंने आपसे बात की थी, ने लिस्ट आउट की थी कि भारत की क्या प्रायोरिटीज हैं। आज जब चंद दिन रह गए हैं समिट को, क्या आप कहेंगे कि भारत अपनी प्रायोरिटीज को ग्लोबल एजेंडा या ग्लोबल लेवल पर उस पर आम सहमति बनाने में कामयाब हुआ है? सारी जितनी की डेवलपमेंट इश्यूज थी, जितनी प्रायोरिटी इश्यूज थी, जितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की इश्यूज थी, जितनी ग्लोबल एजेंडा की इश्यूज थी, सब पर हम आगे चले हैं और सब पे हमने सहमति बनाई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ अमिताभ कांत भारत के शेरपा कह रहे हैं कि भारत जिन प्रायोरिटीज को लेके चला था, डेवलपमेंट की, ग्लोबल साउथ की, विमेन लेड डेवलपमेंट की, उन सब पर सभी देशों की सहमति बन पाई है। और लीडर्स समिट, जब लीडर्स दिल्ली में मिलेंगे 9 और 10 सितंबर को और दिल्ली डिक्लेरेशन आएगी, उसमें इसकी झलक साफ पाई जाएगी। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, नूंह, हरियाणा। 2 मुद्दे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमिताभ कांत के। 2 मुद्दे शायद क्लाइमेट चेंज और ये जो मुद्दा है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, जिसमें स्पष्ट तौर पर
रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर के जो वर्डिंग्स हैं उस पर क्या कुछ अंतिम राय बने उस पर चर्चा, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर सहमत हुई है, ये एक बड़ी बात। और कल हमारे डीडी नेटवर्क के कॉन्क्लेव में इकोनॉमिक जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हो सकता है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर भी कुछ बड़ी बात, बड़ा ऐलान आपको नई दिल्ली के जो शिखर सम्मेलन में है उसमें देखने को मिले। लेकिन आपको बताएं कि G20 सम्मेलन में चर्चा के लिए 3 अलग अलग व्यवस्थाएं तय की गई हैं। शेरपा ट्रैक के तहत सभी G20 देशों के जो शेरपा हैं वो वैश्विक विकास और निवेश के मुद्दों पर मंथन करते हैं। दूसरा ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के सदस्य फंड के प्रबंधन और नीतियों पर संवाद करते हैं। पैसा कहां से आएगा इन तमाम नीतियों के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। और तीसरा ट्रैक एंगेजमेंट ग्रुप्स का आप समझ सकते हैं, जिसके जरिए किसी एक विशेष मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर सिफारिशें G20 को भेजी जाती हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि G20 का फाइनेंस ट्रैक किस तरह से काम करता है और भारत की किन प्राथमिकताओं को वैश्विक समर्थन मिला। 1 दिसंबर 2022 को जब भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली तो उस वक्त परेशानी बहुत बड़ी थी। 100 सालों की सबसे बड़ी कोविड महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था बाहर निकल ही रही थी कि रूस यूक्रेन संकट ने दुनिया के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इसकी छाया बाली डिक्लेरेशन में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। लेकिन उस वक्त भारत ने ज़बरदस्त लीडरशिप का परिचय देते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को केंद्र में रख करके दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर जो परेशानियां थीं उनका हल ढूंढने की शुरुआत की। आइए समझते हैं G20 की अध्यक्षता में फाइनेंस ट्रैक की बैठकों से क्या कुछ निकल करके सामने आया। G20 का फाइनेंस ट्रैक वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों, उनकी डेप्यूटीज और विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। ये ट्रैक दुनिया के विकास और उसके रास्ते में आने वाले जोखिमों पर चर्चा करता है। इसके साथ ही चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय कराधान, स्थिर वित्तीय व्यवस्था जैसी वैश्विक संरचनाओं पर जो आपात स्थितियों में दुनिया के देशों की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ा सकें। भारत के G20 फाइनेंस ट्रैक के टीम की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। साथ ही आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन और RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने भी वार्ता पर सहमति बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। 8 वर्किंग ग्रुप्स के जरिए भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को आपसी चर्चा और समन्वय के माध्यम से देशों को धीरे धीरे एकमत करने का प्रयास किया। 8 वर्किंग ग्रुप्स के अलावा मंत्री स्तर की 3 बैठकों के माध्यम से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स ने भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें दुनिया के आर्थिक हालात, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के साथ क्रिप्टो रेगुलेशन के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हुई। पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनेंस ट्रैक से उन मुद्दों पर चर्चा और आम समाधान खोजने की अपील की जो दुनिया के कमजोर देशों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचे। दूसरी बैठक वॉशिंगटन में हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर समाधान खोजने की पुरजोर कोशिश की गई। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. तीसरी और अंतिम बैठक गांधीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्य देशों को भारत की प्राथमिकताओं के व्यापक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए समझते हैं कि फाइनेंस ट्रैक की किन प्राथमिकताओं को G20 सदस्य देशों का समर्थन मिला है। भारत के फाइनेंस ट्रैक की सभी प्राथमिकताओं को G20 देशों का भरपूर समर्थन मिला। वैश्विक स्तर पर महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के खतरों पर व्यापक चर्चा को समर्थन मिला। G20 के सदस्य देशों ने भारत के द्वारा उठाए गए क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के मुद्दे का व्यापक समर्थन किया। जुलाई तक IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दुनिया के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के एजेंडे को भी काफी व्यापक समर्थन मिला है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने रुचि दिखाई, जो भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार पर भारत ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और रिपोर्ट G20 सदस्य देशों को सौंपी जा चुकी है। वित्तीय समावेशन पर बनी ग्लोबल पार्टनरशिप की सह अध्यक्षता भी भारत को ही मिली है।
कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 के चर्चाओं के दौरान भारत ने भू राजनीतिक घटनाओं को आर्थिक मुद्दों पर हावी नहीं होने दिया और भारत को उम्मीद है कि G20 के सभी देश एक साझा डिक्लेरेशन पर जरूर सहमत होंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान फाइनेंस ट्रैक की चर्चा में कई सारे सेमिनार्स, डायलॉग्स और एंगेजमेंट ग्रुप्स के जरिए भारत ने तमाम वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आम सहमत बनाने की पूरी कोशिश की। भारत की G20 की अध्यक्षता की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि फाइनेंस ट्रैक की हर बैठक में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया ने जमकर सराहना की और शायद उससे भी बड़ी सफलता यह कि भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और DD डायलॉग में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था को न केवल दक्ष बनाने में मदद कर रहा है बल्कि संभावित GDP को भी ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है। Infrastructure, which we have ramped up very steadily over the last 6 to 8 years, is helping the Indian economy not only achieve efficiencies but also in lifting the potential growth rate. Three dimensions in which the digital public infrastructure that India has put in place and is still evolving is helping our financial inclusion, formalization, improved market access, and all three combined to improve the productive potential of the economy and lifting the potential growth rate by at least 50 basis points per annum. वहीं DD डायलॉग में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक हालातों के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर अच्छी रही और इस साल भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। India growing at a very good pace, among the fastest growing economy last year and even continuing that momentum this year. Three reasons, I'll put it. Number one, macroeconomic stability, be it for fiscal prudence and continuously being committed and delivering on the fiscal prudence path. Good price stability as compared with most other countries. Third one is sound external sector, including a reasonable exchange rate. और नई दिल्ली में आज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना पर केंद्रित एक दिवस का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले इस सम्मेलन में देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में नई परियोजनाओं और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा। सम्मेलन की मेजबानी NTPC कर रहा है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह सम्मेलन में शामिल होंगे। आयोजन के दौरान चर्चाओं से क्षेत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों को साझा करने में प्रोत्साहन मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, उसमें एनर्जी और ख़ासतौर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना G20 की प्राथमिकताओं में शामिल है और चर्चा इसी पर हो रही है। तो फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आसियान समिट और G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों पर लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।